हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रेडियस रेशो रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन ऑफ व्यू से भी और बोर्ड ऑफ व्यू से भी। देखो रेडियस रेशो रूल कैसे आया, कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। रेडियस रेशो रूल की पहले आती है डेफिनेशन। क्या होता है रेडियस रेशो रूल? देखो इसकी डेफिनेशन हम बताते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन। ठीक है, क्या है भाई, जो रेडियस रेशो होगा आपका किसी भी आयनिक कंपाउंड का, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे आर से। किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो रेडियस रेशो होगा वो रिप्रेजेंट करोगे आप बड़े आर छोटे आर से। किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ कटायन के डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन के। ये होता है आपके पास रेडियस रेशो। ठीक है, किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो रेडियस रेशो होगा वो इक्वल होता है रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन। देखो किसी भी कंपाउंड के जो आप रेडियस रेशो निकालते हो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आयनिक कंपाउंड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा रिमाइंड रखने हैं। ये जो मैं पॉइंट बताऊंगा किसी भी बुक में नहीं आपके पास, कहीं आप सोचो प्रदीप में मिल जाएगा, ये दिनेश में मिलेगा या मॉडर्न एबीसी में। ये अपने साथ के साथ राइट डाउन करने आपको या स्क्रीनशॉट लेना है। देखो पहला तो आता है इनकी डेफिनेशन, यही पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, आप इसको अप्लाई करते हो रेडियस रेशो रूल को कहां पर अप्लाई करना है? आयनिक कंपाउंड में। कहां पर? आयनिक कंपाउंड में। इट इज अप्लाई ऑन आयनिक कंपाउंड। कहां पर अप्लाई करोगे आप इसको? आयनिक कंपाउंड के केस में ही आप इसको अप्लाई करोगे इस रूल को। कोवलेंट कंपाउंड आगे वहां पर आपको अप्लाई नहीं करना। जो तीसरा रूल आपके पास आता है वो क्या आता है? तीसरा रूल ये आता है, अगर आपकी रेडियस किसकी? कटायन की ज्यादा होगी, अगर आपकी रेडियस कटायन की ज्यादा होगी तो जो रेडियस रेशो है आपके आयनिक कंपाउंड का उसकी वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी, मोर होगी। मोर विल बी रेडियस ऑफ कटायन, मोर विल बी वैल्यू ऑफ रेडियस रेशो। ठीक है, अगर आपकी कटायन की रेडियस ज्यादा है तो आपकी जो रेडियस रेशो की वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है? आपको एक बात आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा क्लास +1 में, जो रेडियस होती है अनायन की वो ग्रेटर होती है किसकी रेडियस से? कटायन की रेडियस से। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है जब कटायन कब फॉर्म होता है, आपका जो कटायन है कब बनता है? जब किसी भी आइसोलेटेड एटम में से आप क्या निकालते हो? एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो। और अनायन कब बनता है आपका? जब आप आइसोलेटेड एटम में क्या डालते हो? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते हो। जब भी किसी न्यूट्रल एटम में या आइसोलेटेड एटम में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो वहां पर ड्रास्टिक चेंज आता है। क्या आता है? ड्रास्टिक चेंज आता है। ड्रास्टिक क्या होता है? अच्छा खासा। ड्रास्टिक मीन्स अच्छा खासा फर्क आएगा। तो यहां पर देखो आपने एक क्या किया? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो आपकी जो अनायन की रेडियस है वो क्या होगी? ज्यादा होगी और कटायन की रेडियस क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा।
जिससे क्या है न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और साइज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये आप याद रख लोगे। मैंने कहां पर भी पढ़ा रखा आपको, क्लास +1 में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, अगर आपकी कटायन की रेडियस ज्यादा है तो आपकी रेडियस रेशो की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपकी कटायन की रेडियस ज्यादा है तो आपकी रेडियस रेशो की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और मोर विल भी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। अगर आपके रेडियस रेशो की वैल्यू ज्यादा है तो आपका आयनिक कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। ये और ये वाला स्टार लगा लो, स्टार बंदे हैं दोनों, समझा रहा हूं, आगे ही बताऊंगा ऐसा क्यों होगा। और जो 6th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, वो ये याद रखना है, अगर आपकी कटायन की रेडियस ज्यादा है तो आपकी रेडियस रेशो की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा ही क्या होगा आपका, मोर विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कैसा होगा, आपने कैसे बोल दिया, मैंने ये बोला भाई कटायन की रेडियस अगर ज्यादा होगी तो आपकी रेडियस रेशो की वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ज्यादा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो इसको समझते हैं, इस पॉइंट को कहां पर समझे हम, यहां पर देखो आप। सपोज करो ये छोटा सा कटायन था, ठीक है, इसके चारों ओर क्या आएंगे, अनायन आएंगे, ये अनायन, ये अनायन, ठीक है। कितने अनायन आए इसके सराउंडिंग, 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा। मैं बोल दूं आप कटायन का साइज को इंक्रीज कर दो, आपने कटायन का साइज बढ़ा दिया तो देखो नंबर ऑफ अनायन भी इसके सराउंडिंग क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे। यहां पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे जैसे आपका कटायन का साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर को ही आपने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला था आपने। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं रेडियस रेशो रूल के लिए, ये पॉइंट आपको याद रखकर चलने हैं। पहला क्या है, रिपीट कर रहा हूं, रेडियस रेशो रूल क्या होगा, कटायन की रेडियस डिवाइडेड बाय अनायन की रेडियस, उन दोनों का रेशो को आपने क्या बोलना है, रेडियस रेशो बोलना है। कहां पर अप्लाई करना है, आयनिक कंपाउंड के केस में ही आप लोग क्या करोगे, इसको अप्लाई करोगे। तीसरा पॉइंट क्या है, कटायन की रेडियस अगर ज्यादा होगी तो रेडियस रेशो की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इसका उल्टा भी बोल सकते थे, अगर रेडियस ऑफ अनायन कम है तब भी आपकी रेडियस रेशो की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपने क्या बोलना है, अनायन की जो रेडियस है वो ग्रेटर होती है कटायन से, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अगला पॉइंट आपने क्या बताना है, जो कटायन की रेडियस अगर ज्यादा होगी तो रेडियस रेशो की वैल्यू भी क्या होगी, आपके पास ज्यादा होगी, और आपकी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपने ये बताना है, अगर कटायन की रेडियस ज्यादा है तो आपके रेडियस रेशो की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं, इनका स्क्रीनशॉट लो या इनके नोट्स बना लेना। अब आता है भाई आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी। जो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। 3 फैक्टर हैं, वो भी आपको लर्न करने हैं या ध्यान रख के चलने हैं, ठीक है ना। कौन से 3 फैक्टर हैं वो समझते हैं। अब कौन से 3 फैक्टर होंगे वो देखो आप, क्या है, 3 मेन पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। भाई जब आप आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी लगा रहे हो या किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी देख रहे हो तो ये 3 अजम्पशन है जो आपको याद रखने हैं। थ्योरी के 3 अजम्पशन है जो आपको याद रखना है। पहला क्या है, पहला आपके पास ये है
जो आपने कटायन और अनायन को मानना है वो स्फेरिकल मानना है। कटायन एंड अनायन assumed to be spherical in a shape and जो अनायन और कटायन आपको मानने हैं वो स्फेरिकल मानने हैं एंड मस्ट बी टच ईच अदर, एक दूसरे को क्या करना है, उनको टच करना है। कटायन और अनायन को आपने स्फेरिकल बॉल मानना है। कटायन और अनायन एक दूसरे को टच करते हुए होने चाहिए जब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, अनायन जनरली will not touch another anion। एक अनायन दूसरे अनायन को टच नहीं करेगा। कटायन और अनायन आपस में टच कर सकते हैं, अनायन और अनायन आपस में टच नहीं करने चाहिए। सपोज करो टच कर रहे हैं, ये पॉजिटिव आपने कटायन मान लिया, ये अनायन ले लो, ये अनायन ले लो, और ये अनायन ले लो, और ये ले लो। सपोज करो ये आपस में टच कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक दूसरे के पास आएगा, आएगा नहीं आएगा? क्लास प्लस में हम पढ़ा के आते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के पास आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। होगी या नहीं होगी? हम तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं। तो अभी तो मैंने बोला अनायन और अनायन अगर आपस में टच करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास में आएंगे, वो रिपेल करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है ना। थर्ड जो पॉइंट आपको याद रखना है या ध्यान रखना है वो कौन सा है? वो ये है, कैटायन विल बी सराउंडेड बाय नंबर ऑफ अनायन एंड वाइस वर्सा। भाई जो आपका कटायन है वो नंबर ऑफ अनायन से घिरा होना चाहिए, या जो आपका अनायन है वो नंबर ऑफ कटायन से क्या है? घिरा होना चाहिए, स्फेरिकल सराउंडेड होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको लर्न रखने हैं, रख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक टेबल पर, जो हमने टेबल बनाई है वो आपको याद रखनी है। पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 या 2 नंबर का, यहां से कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। देखो मैंने जो पॉइंट अभी आपको बताए हैं इसी से मैंने एक टेबल को ड्राइव किया। देखो सपोज करो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जब मैंने इस टेबल को बनाया, मैंने अनायन के साइज को तो क्या रखा? कांस्टेंट रखा। कटायन के साइज को क्या किया? वेरी किया। पहले था मेरे पास छोटा सा कटायन था एक, ये क्या है? आपके नंबर ऑफ अनायन से घिरा हुआ है। ठीक है। जैसे जैसे मैं साइज बढ़ाऊंगा कटायन का, आपको पता है कटायन का साइज बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा, या नंबर ऑफ अनायन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। पता है, ये तो मैंने पीछे समझाया है। जैसे जैसे मैं कटायन का साइज बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ नेबर एटम भी इंक्रीज होंगे। ठीक है। अब मैंने एक टेबल ड्राइव की, क्या की? टेबल ड्राइव की। ये टेबल आपको लर्न रखनी है, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कटायन क्या है? 2 एटम से सराउंडेड है। ठीक है। अगर आपका कटायन 2 एटम से सराउंडेड है तो सीधी सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? उनका 2 होगा, और वहां पर जो रेडियस होगी आपकी, रेडियस रेशो आपकी आर की वैल्यू वो लाई करेगी 0 से 0.155 के बीच। ठीक है। ये कैलकुलेट करते हैं हम, एक डेरिवेशन से आता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। आपको क्या याद रखना है? अगर आपकी रेडियस रेशो की वैल्यू इसके बीच लाई कर रही है,
सीधी सी बात है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 है। अगर मैं कटायन का साइज बढ़ाऊंगा तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ नेबर एटम भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। देखो यहाँ पर मैंने कटायन का साइज क्या किया, इंक्रीज किया। अगले केस में इसके लिए आपकी जो शेप होगी क्या होगी, लीनियर होगी। शेप क्या होगी आपकी, लीनियर होगी। आप ये केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ के आए हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए शेप कैसी होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया नहीं होगी। यहां पर जो आपकी कटायन और अनायन का रेडियस रेशो है उसकी वैल्यूज आती हैं 0.155 से 0.225 के बीच। कहीं पे भी आपको अगर रेडियस रेशो की ये वैल्यू आ जाए, आप डायरेक्ट बोल देना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा। वो कटायन 3 अनायन से क्या होगा, सराउंडेड होगा। और शेप कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ नेबर एटम बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। अगले शेप कौन सी आती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कितने एटम होंगे, 4 होंगे। साइज बड़ा हो जाएगा तो 4 एटम आपके जो कटायन है उससे अटैच्ड होंगे। वहां पर 4 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। जो रेडियस रेशो की वैल्यू आएगी वो हमेशा लाई करेगी 0.225 से 0.414 के बीच। आपको ये यादें रखनी है बस, क्या ये वैल्यूज। इसके बीच कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका, 3 होगा। शेप कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। अगर रेडियस रेशो की वैल्यू इसके बीच लाई कर रही है तो आप बोलोगे शेप टेट्राहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। साइज बढ़ेगा। अगला कौन सा आता है टेट्राहेड्रल के बाद, ऑक्टाहेड्रल। अगर नंबर ऑफ नेबर एटम कितने हो, 6 हो, तो आप शेप क्या बोलते हो, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में जो रेडियस रेशो की वैल्यू आती है वो आती है 0.414 से 0.72 के बीच। कहीं पर भी आपने क्या किया, रेडियस रेशो कटायन और अनायन से रेडियस रेशो की वैल्यू निकाली और वो आ गई इनके बीच, तो आप क्या बोलोगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो जी 6 है और इसकी शेप कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। आपको ये चीजें याद रखनी है, इनके कोरस्पोंडिंग ये चीजें हैं। ये चीजें आप कैसे याद रखोगे, निकालोगे। इसके लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, रेडियस रेशो का फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन। आपको कटायन की रेडियस दे देगा, अनायन की दे देगा। आप रेडियस रेशो की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और क्या बताओगे, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर और इनकी शेप। बहुत आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्लास 5वीं के बच्चे भी निकाल देते हैं इसको, ठीक है ना। आगे आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर आपकी रेडियस लाई कर रही है 0.732 से 1 के बीच, तो आप ये बोलते हो, क्या बोलते हो आप, इसके लिए जी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और जो आपकी शेप होगी वो कैसी होगी, BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल जैसी होगी, ठीक है ना। ये आपको टेबल क्या है, लर्न करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास टेबल है। कहां से, रेडियस रेशो के फॉर्मूले से आप इनको लर्न करके क्या बता सकते हो, आपकी शेप कैसी होगी एनी कंपाउंड की और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कहां से बताओगे, इनसे। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर 0.0 से 0.155 के बीच किसी की रेडियस रेशो की वैल्यू आ रही है तो आप बोलोगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, शेप कैसी है, लीनियर है। किसी की इनके बीच आएगी तो क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, शेप कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है। बता दोगे ना, बता दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलो आगे। अब देखो स्ट्रक्चर्स हैं भाई, आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर ना CBSE में मेंशन ना HBSE में मेंशन। बस आपको क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन आता है वो आता है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर का। किसका क्वेश्चन आता है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर का। बहुत बार पूछता है आपसे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कंपाउंड दे देगा, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, ठीक है। आपको एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं, वो याद रखनी है। देखो NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, उसके बाद आपके पास कौन सा आता है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। ये 4-5 कंपाउंड है आपको जिनका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, याद रखना है।
जो सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6, 6 ही सोडियम का होगा और 6 ही किसका होगा, आपका क्लोरीन का होगा। 6:6 होता है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, 6 इसका 6 इसका। सीजियम क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने देखा 8:8 में आता है, 8 ही सीजियम का होगा और 8 ही क्या होगा, क्लोरीन का। ये समझते हो ना आप, सोडियम का मैंने 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बोला, मतलब हर एक सोडियम के सराउंडेड कितने क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, और हर एक क्लोरीन के सराउंडेड कितने सोडियम है, 6 सोडियम है। उसी को तो आपने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसा ही यहां पर होगा, हर एक सीजियम के अराउंड कितने क्लोरीन है, 8 क्लोरीन है, तभी तो मैंने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोला, 8। और हर एक क्लोरीन के सराउंडेड कितने सीजियम एटम है, 8, ठीक है ना। जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है, और आपका जो सल्फेट है इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है कैल्शियम फ्लोराइड। क्या आता है, कैल्शियम फ्लोराइड। यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8,4 होता है। कैल्शियम का 8 है, मतलब हर एक कैल्शियम के राउंडेड कितने फ्लोरीन है, 8 फ्लोरीन है, लेकिन फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। एक फ्लोरीन के अराउंडेड कितने कैल्शियम है, 4 है। और ये है इसका उल्टा स्ट्रक्चर, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4:8। इसका मतलब ये है, एक सोडियम के अराउंड कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन के अराउंड कितने सोडियम है, 8 सोडियम है। इन तीनों स्ट्रक्चर को आप बोलते हो AB टाइप स्ट्रक्चर। क्या, AB टाइप स्ट्रक्चर आप बोलते हो। इसको बोलते हो आप AB2 टाइप, और इसको बोलते हो A2B टाइप स्ट्रक्चर, या इस स्ट्रक्चर को आप एक और नाम है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हो, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और सोडियम के स्ट्रक्चर को रॉक साल्ट स्ट्रक्चर बोला जाता है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। ये मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, साथ के साथ नोट किया करो भाई, ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चर को आप फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हो। क्या बोलते हो, फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हो। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, भाई सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, या कैल्शियम फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो ये टेबल आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं आया, आया ना। अब देखो, छोटा सा पॉइंट रहता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है इसका, वही मैं करवा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं फिर। भाई साथ के साथ आप काम किया करो, काम नहीं कर रहे। और देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये एक खास बात बताता हूं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में जो थ्योरी है, उस थ्योरी को आप डायरेक्ट अप्लाई किया करो। क्या किया करो, डायरेक्ट अप्लाई किया करो। ये मत सोचा करो भाई अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। जैसा मैं बता रहा हूं, बार बार सुना करो। जो चीजें बता रहा हूं ना फिजिकल केमिस्ट्री में, समझ में ना आए तो बार बार सुना करो उस वीडियो को। सुनने के बाद वो थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चन पर अप्लाई कर दियो, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर अपनी थ्योरी बनाने की कोशिश करोगे, फिर फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं निकलेंगे आपसे, ये कन्फर्म है। अब देखो क्या होता है, इफेक्ट पूछ लेता है कई बार। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन आयनिक कंपाउंड, ऑन आयनिक कंपाउंड। भाई आयनिक कंपाउंड है, उसके ऊपर प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। बिल्कुल इफेक्ट है जी, पहले बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, लास्ट टू लास्ट टाइम पूछा गया था। सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट टू लास्ट टाइम, ठीक है ना। देखो क्या है, सपोज करो आपने NaCl का स्ट्रक्चर लिया। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 6:6 होता है। अगर आप यहां पर प्रेशर अप्लाई कर देते हो, आप क्या कर देते हो, प्रेशर अप्लाई कर देते हो, तो क्या है, आपका सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है सीजियम क्लोराइड में, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8:8। अगर आप सीजियम क्लोराइड पर टेम्परेचर अप्लाई कर दो, टेम्परेचर 763 केल्विन अप्लाई कर दो, तो सीजियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में। दैट मीन्स
ऑन अप्लाइंग प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इंक्रीज। कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। मतलब अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, पार्टिकल ज्यादा पास आएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इंक्रीज होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये मैंने पहले ही बता रखा आपको। किसी भी कंपाउंड में जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ये बात याद रख लो। अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को हीट कर रहे हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, ये इफेक्ट है टेम्परेचर का और है प्रेशर का। ठीक है ना, बहुत आसान सा टॉपिक था, रेडियस रेशो रूल और उसका इफेक्ट और उसकी दो टेबल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।